फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी लिटरेचर में जो अलंकार के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर उनको करेंगे। इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चन तक करवा दी हूँ, तो आप पहले उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि आपको इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट पॉइंट जब आप पढ़ेंगे तब आप उसको याद करते हुए चलेंगे। ज़्यादा पढ़ने से आप बच जाएंगे। साथ ही बाद में भी लगाना है तैयारी के, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको पता चले कि आपसे कितना बन रहा है। तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन ज़रूर आपको लगाने हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको ज़रूर लगाना है। साथ ही मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आप अलंकार को पहचानते हैं। सारे अलंकारों की मैंने ट्रिक बताई है, इससे पहले अलंकार के वीडियो डाले हैं, तो आप पहले उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। हिंदी लिटरेचर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, तो उनको भी जाकर आप ज़रूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया था। क्या है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है ए। कौन सा? विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? जिसमें वास्तविक विरोध ना हो के केवल विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास होता है। यहाँ पर देखिए, क्या लग तो रहा है हमको जैसे विरोध हो रहा है। कैसे? कोई श्याम रंग में, काले रंग में डूब के क्या उज्जवल हो सकता है? नहीं हो सकता वास्तविकता में, लेकिन विरोध नहीं है। यहाँ पर भगवान की बात की जा रही है कि जैसे ही कृष्ण के रंग में आप डूब जाएंगे, आपकी आत्मा उज्जवल और पवित्र होती जाएगी। भगवान के नाम में, भगवान के रूप में आप डूबते जाएंगे। वैसे ही तो वास्तविक रूप से यहाँ विरोध नहीं है, केवल विरोध का आभास हो रहा है। तो विरोधाभास मतलब क्या होता है? केवल आभास होना, इसी के नाम में इसका परिभाषा छिपी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर झुका तूने नियत की, मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। इस पंक्तियों में अलंकार आपसे पूछा गया है, तो आप अलंकार गैस कर लिए होंगे। चलते हैं आंसर की तरफ, अच्छे से एक बार और देख लीजिए। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर अनुप्रास है, श्लेष है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तो कौन सा अलंकार है, आप मुझे बताइएगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर डी है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि समता सूचक चिन्ह हमको देखने को मिलता है। अभेद रहित आरोप होता है, कोई भेद नहीं होता। जैसे कि भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्र जैसा खिलौना नहीं चाहिए भगवान को, चंद्र ही चाहिए खिलौने में। मतलब अभेद, कोई भेद नहीं, उसी का रूप दे दिया है। चरण कमल बंधु हरियाए, दोनों में समता सूचक चिन्ह मिलता है। चरण कमल में कोई भेद नहीं है, भगवान के चरण बिल्कुल कमल के जैसे हैं, कमल ही हैं, इतना समानता है दोनों में। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तीनों में तुलना होती है। उपमा में जैसे बोलूं कि मुख चंद्रमा सा है, मुख चंद्रमा सा है, तो ये हो गया उपमा। मुख मानो चंद्रमा है, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा। मुख ही चंद्र है, तो ये हो गया रूपक, कोई भेद नहीं रह रहा। मुख ही चंद्र है, तो ये हो गया रूपक। चलते हैं, आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी यमक की, श्लेष की, उपमा की। आपको कैसे याद रखना है? रूपक में समता सूचक चिन्ह है, आपको याद रखना है। यमक में कनक कनक याद रखना है। यमक कनक कनक, कनक एक कनक का अर्थ सोना, एक कनक का अर्थ धतूरा। तो आपको उसी टाइम पर यमक याद आ जाएगा कि यहाँ पर शब्द तो 2 बार शब्द आएगा, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होगा। मीनिंग भी आपको ना पता चले, लेकिन आपको शब्द पता चल जाए कि 2 बार आ रहा, तब भी आप गैस कर सकते हैं कि 4 ऑप्शनों में से यमक हो सकता है। 75% आपका वहाँ आंसर सही हो जाएगा। कनक कनक यमक मतलब एक शब्द 2 बार रिपीट होगा, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। श्लेष में क्या होता है? एक ही शब्द होता है जिसमें बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं।
उपमा में क्या होता है, सी सा शब्द आते हैं, तो उपमा में आप सा उपमा याद रखिए। सा उपमा मतलब उसके जैसा, सी सा सम सरिस, सा से जुड़े हुए शब्द आपको देखने को मिलेंगे। उत्प्रेक्षा में क्या होगा, मन, मानो ऐसा हो, कल्पना की जाती है। मनु, तनु, जनु, ये शब्द आते हैं कि मानो ऐसा हो, जानो ऐसा हो, मनु ऐसा, जनु ऐसा। जो अवधि और ब्रज में उसमें मानो मनहु हो जाता है, मनहु, जनहु हो जाता है जानो का। तो उसी से रिलेटिव तो आपको ट्रिक बताई थी मैंने कि मनु भैया की सब लोग उपेक्षा करते हैं, तो आपको उपेक्षा से उत्प्रेक्षा याद आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपक, अपन होती। तो उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है, तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है डी, अपन होती अलंकार होता है। यहाँ पर अभेद रहित आरोप अगर होता तब रूपक होता, लेकिन यहाँ पर उपमेय में उपमान का केवल आरोप हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना, अब संभावना हो रही है, कल्पना की जा रही है, कौन सा होगा, उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा, दृष्टांत होगा। इसमें केवल कल्पना, तो आपको अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल्पना किस अलंकार में की जाती है। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो ऐसा हो, कि मानो ऐसा लग रहा है कि उसका मुख चंद्रमा है, तो मानो कल्पना की जा रही है। तो कल्पना किस में की जाती है, उत्प्रेक्षा। जानो ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा, माना हूँ ऐसा लग रहा है, तो आपको याद रखना है मनु भैया की उपेक्षा की जा रही है, मनु भैया की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि मनु भैया कैसे, बहुत घमंडी है। तो उपेक्षा से उत्प्रेक्षा, आप जब बहुत सारी चीज़ें याद कर ले, मुझे पता है कि आपसे ये अलंकार बन रहे हैं, मुझसे भी बनते थे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था जब क्वेश्चन सॉल्व करते, क्योंकि ढेर सारा पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें हम, अब इसको पढ़े हुए हमको 1 महीने हो गए, 1 महीने से हम किसी और टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, तब हम फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर अपने पास ट्रिक रहेगी तो आप हमेशा उसको याद रख सकते हैं। ट्रिक कहीं ना कहीं माइंड में एक बार आपको वह लाइन आपको याद आ जाएगी, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन में आप 70-90% आप सही ऑप्शन निकाल सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे जाते और आ जाते हैं। सारे एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही देखने को मिलते हैं हमको पेपर में। तो आप सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सबको ज़रूर लगाइएगा। क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको ये पता रहेगा कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ से हमको पढ़ना है। हिंदी लिटरेचर का हो या अलंकार का हो, काव्य शास्त्र से कोई क्वेश्चन हो, हमको ये पता चलता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कितना पढ़ना है। ज़्यादा फालतू का पढ़ने से हम बच जाते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर अलंकार उत्प्रेक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है, क्या कहलाता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। उपमान और उपमेय का अभेद रहित आरोप किया जाए, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में समझाया है कि बिना भेद के कोई भेद नहीं रह गया, तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, रूपक, उसी का रूप दे दिया है, कोई भेद नहीं, मुख ही चंद्र है, मुख ही चंद्र है, उसी का रूप दे दिया, कोई भेद नहीं हो रहा। तो अभेद रहित आरोप अगर हो तो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। आपको परिभाषा भी याद रखनी है, हाँ, तो क्योंकि परिभाषाओं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको डिटेल में तो पढ़ना नहीं है। इससे पहले मैंने सारी डिटेल्स में सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल, एक ही अलंकार के ढेरों एग्जाम्पल बताए हैं, लेकिन वहाँ पर तो आपने देखे नहीं उसको पूरा। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुभर, बहुछाये में कौन सा अलंकार है, तो सबको पता है, आपने आंसर टिक कर लिए होंगे। अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, उपमा है। आप आंसर तक पहुंच गए। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। तो आंसर है ए, अनुप्रास अलंकार है, सबको पता है।
बहुत ही सुंदर ये अलंकार है, सबको पता है, बहुत ही सरल भी है कि बार बार व्यंजन वर्ण अगर रिपीट हो रहे हों तब अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि स्वर अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तब कौन सा अलंकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चरर मरर खुल गए अरर स्वर स्वस्फुटित से, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है अनुप्रास, बार बार रा की आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरा सो कनक गहनु गढ़ू न जाए। बड़े न हूजे गुणन बिन बरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे 100 कनक गहनु गढ़ू न जाए। धतूरे को 100 कनक कहते हैं लेकिन धतूरा से कभी गहना गढ़ा नहीं जा सकता। तो बड़ा ना हूजे गुणन बिन, बिना गुणों के कभी कोई बड़ा नहीं होता। बरद बड़ाई पाए, नाम अकेले से बड़ाई नहीं होती। कनक, धतूरे को कनक कहते हैं लेकिन कभी उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, अर्थांतरास, प्रति, वस्तु उपमा, विरोधाभास। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, अर्थ अंतरयास। अर्थ में अंतर हो रहा है ना। एक तो कनक जो है सोना के लिए और धतूरा के लिए, दोनों के लिए यूज हो रही है। बड़े न हूजे गुणन बिन भरत बड़ाई पाए, कहत धतूरा 100 कनक। तो अर्थ अंतरयांश अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चरण कमल बंधहु हरियाए में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, रूपक है, उपमा है, अति संयोक्ति है। तो आपने अगर इससे पहले पढ़ा होगा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है सी, रूपक अलंकार। चरण को कमल का रूप ही दे दिया है। इतना अभेद, कोई भेद नहीं रह गया, इतनी समानता है काय में? भगवान के चरण और कमल में, दोनों में। तो चरण कमल की, उन चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ जो भगवान के चरण कैसे हैं? कमल के जैसे हैं। तो सी यहाँ पर रूपक अलंकार है। समता सूचक चिन्ह हमको देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोरात नर वा पाए बोराय। कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोरात नर वा पाए बोराय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। तो आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, यमक अलंकार है। बहुत सही। इससे पहले मैंने आपको बताया है। कनक कनक, एक कनक सोना, एक कनक धतूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति। नवल सुंदर श्याम शरीर। चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर देखते हैं। उल्लेख, यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है भगवान के शरीर का कि नवल सुंदर श्याम शरीर। तो उल्लेख हो रहा है, किसी चीज का उल्लेख किया जा रहा है, तो उल्लेख अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिवा सावसान का उपमेय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, मानवीकरण है, रूपक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए। हर एक एग्जाम्पल का मैंने आपको ट्रिक बताई है, किस एग्जाम्पल में किसको जोड़ना है तो आपको वही भी देखना है। एक एग्जाम्पल में एक से ज़्यादा अलंकार भी हो सकते हैं, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा हम इसको रखते हैं। चलते हैं
आंसर की तरफ। उपमा अलंकार है, बहुत ही सरल, सा सी शब्द आ गए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अन्य युक्ति। तो कौन सा अलंकार है? आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, अनुप्रास अलंकार यमक अलंकार है। देखिए यमक में क्या होता है, यमक को आपको याद रखना है कनक कनक से, मतलब एक ही शब्द दो बार रिपीट होगा यमक अलंकार में। अब आपको ये पता नहीं है, ना भी हो तब भी चलेगा, आपको नहीं पता कि यहाँ पर इस बेरी का मीनिंग क्या है, यहाँ पर इस बेरी का मीनिंग क्या है, 90% तो आप सही तक पहुँच गए। ऑप्शन तो आपके वहाँ पर एग्ज़ाम में सही हो जाएंगे कि एक शब्द दो बार रिपीट हो रहा है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ये ना पता हो आपको कि मीनिंग क्या निकल रहा है, मीनिंग में बता रही हूँ। तीन बेर खाती थी मतलब तीन बार खाने वाली, केवल तीन बेर खा के रह रही है, बेर बेरी तीन बेरी खा के रह रही है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, में कौन सा अलंकार है? उपमा है, अन्योक्ति है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है। तो आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, तो आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। सी, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, मतलब अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? ये बात किसी और को कही जा रही है लेकिन लक्ष्य इस यहाँ पर कोई और है, लक्ष्य किसी और को रखा गया है, लेकिन गुलाब, कटीली डार, अली, भंवरा, इनको इनको ये बात कही जा रही है। हमको लग रहा है कि ये भंवरे के बारे में बोला जा रहा है, गुलाब के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इनके अन्य पर कही गई उक्ति, इसका हम संधि विच्छेद करें तो अन्य पर कही गई उक्ति मतलब दूसरे पर यह बात हो रही है कि अब तो यहाँ पर गुलाब नहीं बचे। भौरे से कह रहा है कवि की गुलाब नहीं बचे, अब तो केवल यहाँ पर डार रह गई है। तो यहाँ पर कवि किसको कह रहा है? आश्रयदाता जो राजा थे कवियों के, उनके लिए यह बात की जा रही है कि आश्रयदाता जो राजा हैं वो धनहीन हो गए हैं, वो हार गए हैं युद्ध में, तो उनके जो कवि हैं अब कहीं जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब तो यहाँ पर अपत और कटीली डार ही रह गई हैं। जो अली कौन है? कवि हैं। तो अब कवियों के लिए क्या रह गई? अपत कटीली डार रह गई है, तो अन्य पर कही गई उक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अति मलिन, तो आपको इसमें याद रखना है कि भौरे और कटीली डार से कभी कोई क्वेश्चन करेगा क्या? नहीं, ये तो अन्य पर कही गई उक्ति है। तो इस तरीके के अन्य युक्ति अलंकार में आते हैं। अति मलिन ब्रसभान कुमारी, अति मलिन ब्रसभान कुमारी, अधोमुख रहित उरध नहीं चितवत, ज्यों गथहारो थकत जुआरी, छूटे चहुर बदन कुम्हलानी, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है। तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अति मलिन ब्रसभान कुमारी, अधोमुख रहित उरध नहीं चितवत, ज्यों गथहारो थकत जुआरी, छूटे चहुर बदन कुम्हलानी, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। तो आप यहाँ पर कोई वाचक शब्द पहचानिए, मीनिंग करिए इसका। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आपने आंसर कर लिया होगा टिक। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार देखिए कौन सा शब्द आया है? अधो, अति मलिन ब्रसभान कुमारी, अधोमुख रहित उरध नहीं चितवत, ज्यों आ गया।
ऐसा लग रहा है कि हारा जुआरी किससे तुलना की जा रही है? अति मलिन ब्रसभान कुमारी की राधिका जी से किससे तुलना की जा रही है? जैसे कि ऐसा लग रहा है अति मलिन इतनी कोमल है ब्रसभान कुमारी कि अधोमुख जब भगवान के चले जाने पर नीचे देख रही हैं, अधोमुख नीचे देख रही हैं, उरध नहीं चितवत, ऊपर नहीं देख रही हैं, ऊपर नहीं देख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक हारा हुआ जुआरी हो, ऐसा उनकी हारे हुए जुआरी के साथ तुलना की गई है राधिका जी की। छूटे चहुर बदन को मिलानी, जो नलिनी हिमकर की मारी। तो यहाँ पर ज्यों शब्द आ गया, यहाँ पर ज्यों शब्द आ गया, तो ज्यों सा, तो ये शब्द अगर आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ज्यों मतलब जैसे, ऐसा लग रहा है मानो। अर्थ में इसका अगर अर्थ करेंगे तो आपको तुलना समानता प्रतीत हो रही है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, मानो नहीं, मानो तो चले जाएगा उत्प्रेक्षा में। यहाँ पर ज्यों मतलब जैसे, ऐसा लग रहा है जैसे हारा हुआ ज्वारी हो, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। सा या ज्यों शब्द आ जाए तो उपमा अलंकार होता है। ज्यों बहुत ही कम आता है, अधिकतर तो 70% आपके सा से हो जाएंगे। ज्यों यहाँ पर भी आपको आराम से अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ज्यों शब्द में तुलना दिखाई दे रही है। वो जानो ऐसा हो, मानो ऐसा हो, वो अलग है जो उत्प्रेक्ष अलंकार है। यहाँ पर ज्यों आ रहा है, मैंने क्या बताया था कि जनु और मनु शब्द आ जाए तब होगा उत्प्रेक्षा। ज्यों सा शब्द आ जाए तो वहाँ पर होगा उपमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो, आंगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो, आंगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ध्यान से पढ़िए। रूपक, अन्योक्ति, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति। इससे पहले हमने अभी इसको पढ़ा है कि जहाँ पर बात किसी दूसरे पर कही जा रही है, कोई पराग से क्यों बात करेगा, न कोई कलियों से क्यों बात करेगा, बात तो किसी और को लक्ष्य रहित की जा रही है। देखिए, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि कौन सा अलंकार है, क्योंकि ना ही पराग से बात कर सकता कवि, ना ही विकास कलियों के बारे में बात कर सकता। किसको बात कर रहा है? आगे कौन के हवाल, तो क्या कलियों को किसी के हवाले छोड़ के आ सकता? नहीं, किसी दूसरे को समझा रहा है कवि, इसलिए अलंकार कौन सा होगा? आपने टिक कर लिया होगा। आंसर है अन्योक्ति अलंकार। अन्य पर कही गई उक्ति है ये, अन्य पर कही गई उक्ति है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मतलब ये राजा जयसिंह को समझा रहा है कवि। उनकी नई नई शादी हुई है और वो राजकाज को भूल ही गए हैं, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ही समय बिता रहे हैं। वो भूल गए हैं, उनका राजकाज चौपट हो रहा है। तो कवि ने ये पंक्तियाँ लिख के राजा जयसिंह को भेजी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अब अभी तो पराग भी नहीं है, मधु भी नहीं है, ना ही उस कली का विकास हुआ है, लेकिन आप अब आगे अली कली ही सो बांधियो, आप इतने बन गए हो कि आगे अब आपका राज्य किसके हवाले है। तो ये बताया है किसने? कवि ने राजा जयसिंह को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबीरा सोई पीर है, जे जान पर पीरा, जे पर पीर न जानिए, सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, पुनरुक्ति है, श्लेष है। तो आप आंसर तक पहुंच गए होंगे, आंसर आपने टिक कर लिया होगा। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए, सो काफिर बेपीर। तो आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। तो आप मुझे रस भी आपको पढ़ना है, तो रस भी आप गैस कीजिए कि रस कौन सा है इसमें। चलते हैं आंसर देखते हैं। यमक अलंकार है। देखिए कैसे है, मैंने आपको बताया था कि यमक अलंकार कैसे होता है। पीर, पीर शब्द आ रहा, कबीरा पीर शब्द आ रहा है, यहाँ भी पीर शब्द आ रहा है। तो दो शब्द आ रहे हैं,
दोनों के अर्थ अलग अलग हों तब वहाँ पर कौन सा यमक होता है। अर्थ ना भी पता हो लेकिन यमक कनक कनक, आप याद रखिए कि यमक का एक उदाहरण है कनक कनक वाला। कनक कनक में कनक 2 बार आया, तो जहाँ पर कोई एक शब्द 2 बार आ जाए तो वहाँ पर आप बिल्कुल यमक अलंकार टिक कर दीजिए। यहाँ पर और कोई 10 ऑप्शन है ही नहीं, 4 ही ऑप्शन है। 95% आपके क्वेश्चन सही हो जाएगा यमक से। तो आप ऐसे याद रखिए, अर्थ अलग अलग हो, परिभाषाओं में गुम जाएंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन परिभाषा डिटेल से पढ़ने के बाद भी अपन को एक शॉर्ट लाइन याद रखनी है हर एक चीज़ के लिए, ताकि बहुत सारा पढ़ने के बाद भी, 1-2 महीने पढ़ने के बाद भी हम इस चीज़ को कभी ना भूलें, कभी ज़िंदगी में भी ना भूलें कि इसमें ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक, अन्ययोक्ति, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ता। तो आप आंसर पहुंच गए होंगे आंसर तक। चलते हैं आंसर देखते हैं। संदेशन मधुबन कूप भरे, चलते हैं आंसर है डी अतिशयोक्ति। भैया इतने संदेश भगवान ने कृष्ण ने भेजे हैं कि मधुबन के कुएं भर गए हैं। गोपियां बता रही हैं कि संदेशन मधुबन कूप भरे, तो अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, आंसर तो दिख ही गया। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नैमि जनक सुता बरहूं में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उदाहरण। तो किसका है? पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नैमि जनक सुता बरहूं, सुता वरम। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर उपमा अलंकार है। मानहु शब्द आ गया, वहाँ यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा नहीं है। ये आंसर आप गलत है। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नैमि जनक सुतावरम। तो मानो ऐसा लग रहा है, पटपीत मतलब पीला वस्त्र भगवान के ऊपर ऐसा लग रहा है कि जो प्रकाश, तड़ित मतलब जो तड़ित सूर्य है। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नैमि जनक सुता वर। जनक सुता इसका अर्थ मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मनहु शब्द है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, उपमा नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। उपमा है, यमक है, रूपक है, श्लेष है। तो देखते हैं आंसर क्या है। श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है। रहीमनी जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, एक के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते। यहाँ पर बारे शब्द ऐसा है जिसमें बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। जैसे रहीमन जो गति दीप की, जो गति दिए की है वही गति कपूत की भी है। अगर वह पैदा हो जाए तो बारे मतलब बचपन में तो हमको उजियारा लगता है कि यार अच्छा है, बेटा हो गया हमारे घर में। बारे उजियारे करें, बढ़े अंधेरो होए। लेकिन यहाँ पर देखिए, दीपक की अगर दृष्टि से देखा जाए तो बारे का मतलब होता है जलना, कि वह जलता है। लेकिन अगर बच्चे की दृष्टि से देखा जाए तो वह कुल कपूत, अगर कपूत की दृष्टि से देखा जाए तो वह बचपन है उसका, और दिए की दृष्टि से देखा जाए तो वह जलना है उसका। तो बारे का अर्थ में 2 मीनिंग छिपे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर एक ही शब्द में उसके कई अर्थ निकल रहे हैं, मतलब चिपका हुआ है उसी के साथ अर्थ, दूसरा अर्थ भी। तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। बढ़े अंधेरो हुए मतलब जैसा ही बढ़ता है तो बढ़ने पर दीपक तो बढ़ता है,
दीपक यहाँ पर देखिए बढ़े का मीनिंग भी अलग अलग निकल रहा है। बढ़े, अगर कोई बच्चा है जो कपूत है और बढ़ता है तो वह अंधेरा करता है, कुल का मान सम्मान सब मिट्टी में मिला देता है। तो बड़े होने पर छोटा होता है तब तो हमको लगता है कि अच्छा दीपक आ गया हमारे घर में, बच्चा हुआ साल 2 साल का। लेकिन बढ़ने से वह पूरा मिट्टी में मिला देता है सारा मान सम्मान। और यहाँ पर दीपक की दृष्टि से जितना ही तेज उजेला होगा, दीपक जब बुझने को आएगा तो क्या करेगा, बढ़े अंधेरों हुए बढ़ के और समाप्त हो जाएगा, पूरे कुल को वो समाप्त कर देगा एक कपूत। और पूरे वह जलना, जो तेज जलना दिए का, पूरे दिए को अंधेरे कर देगा, खत्म कर देगा उसकी बाती को। तो यहाँ पर 2 मीनिंग निकल रहे हैं श्लेष के। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। मैं इसलिए आपको ये मीनिंग समझा रही हूँ क्योंकि दोहे इतने सरल होते हैं, एक बार अगर आप इसको दिमाग में बिठा लेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए मैं इतनी डिटेल से आपको चीज़ें समझा रही हूँ कि आप यह भूलेंगे नहीं दोबारा से। अगर ये आ गया आपको याद रहेगा कि श्लेष अलंकार है, क्योंकि मैंने इसकी पूरी कहानी आपको बता दी है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है ताकि आप दोबारा से एग्जाम्पल में कंफ्यूज ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनिमय कर गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, यमकानुप्रास। इनको सारे अलंकारों को एक एक कई एग्जाम्पल से एक एक अलंकार को मैंने समझाया है इससे प्रीवियस ईयर वीडियो में। तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, चीज़ों को डिटेल से समझेंगे तभी आप अन्य लोगों से आगे बढ़ेंगे जो डिटेल से पढ़ के आए हैं चीज़ें। क्योंकि एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे रख सकता है सब आपकी सफलता से। तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, प्रीवियस ईयर जो वीडियो है उनको डिटेल से पढ़ें, धीरज पेशेंस के साथ देखें भाई। इतना जल्दी नहीं कि आप थोड़ा देख के और बस आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, पूरा देखें, पेशेंस रखें। किसी ने क्या समझाया है, जब आप पूरा पेशेंस से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ना। तो कौन सा छेकानुप्रास, आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। चलते हैं। ध्वनिमयी कर गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को। तो यहाँ पर वृत्तानुप्रास है। मैंने आपको इसका बहुत ही ट्रिक बताई थी अच्छी कि व्रत बना लो आप ऐसा, इतने अक्षर रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर का यहाँ लिख लो, 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 पूरा व्रत बन रहा है, इतने हैं। तो यहाँ पर व्रतानुप्रास है। छेकानुप्रास का भी आपको एग्जाम्पल बताया था, लाटानुप्रास को भी आपको ऐसे ट्रिक के थ्रू याद करवाया था कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? व्रतानुप्रास अलंकार है। चलते हैं, एक एक परिभाषा को डिटेल से पढ़ाया है तो आप पढ़िएगा जरूर। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है? तो चलते हैं आंसर की तरफ। आपने आंसर टिक कर लिया होगा, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, अनुप्रास अलंकार है। देखिए दा जो वर्ण है वह रिपीट हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इसको भी मैंने डिटेल से समझाया है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको हर एक वीडियो में जो इसका डिटेल से वीडियो पढ़ाया है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस ईयर समझाए हैं। विरोधाभास है, विभावना है, विशेषोक्ति है, भ्रांतिमान है। जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए तो आप आंसर टिक कर लिए होंगे। तो यहाँ पर आंसर है सी, बिना कारण के। तो एक इसके साथ आप बहुत अच्छा चौपाई याद रख लीजिए, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। इतनी सुंदर है, आप याद रखिए। आपको बार बार आप किसी के सामने बोलेंगे तब भी बड़ा अच्छा लगेगा कि यार भगवान के नाम के लिए इतने अच्छे दोहे चौपाई आपको याद हैं, तो प्रभावित कर सकते हैं लोगों को आप। दूसरी बात, आपको इससे बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम हॉल में अपना आंसर पकड़ सकते हैं कि बिन मतलब बिना कारण के कार्य हो रहा, बिना से बिन पग चलहि, उसकी चौपाई में है ही पहला अक्षर बिना। बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना।
भगवान बिना कारण के सारे काम उनके हो जाते, बिना पैरों के वो चलते, बिना कानों के सब कुछ सुन लेते हैं। बिन पग चले सुने बिन कर बिन कर्म, बिना कर्म किए सब कुछ कर जाते हैं। तो बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूत कपूत सुकाधन संचय, पूत सपूत सुकाधन संचय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफ़ी डिटेल से आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको इनको याद रखना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके, नहीं तो यूट्यूब पर चैनल गुम हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आप पता नहीं कर पाएंगे कि कहां से हमने पढ़ा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंच सके। इसको ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आपको इन चारों में से ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे इन अनुप्रास के लिए, इन अलंकारों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी लिटरेचर के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के हिंदी लिटरेचर की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। हिंदी ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हिंदी ग्रामर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, और साथ ही साथ हिंदी ग्रामर की ट्रिक भी बताई है मैंने कि कैसे आपको समास को पहचानना, कैसे संधि को पहचानना है, कैसे विशेषण को पहचानना है, कैसे संज्ञा को पहचानना है। तो आप हिंदी ग्रामर अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी ग्रामर वाले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, तो आप उनको जाकर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।